जय हिंद सभी साथियों को। आज हम यहाँ पे ब्रह्मास्त्र जो बुक करवा रहे हैं साइंस की, उसमें से आगे का हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे आज हम पेज नंबर 5 से करेंगे और लास्ट में हम पेज नंबर 4 तक कर लिया था। 1 से 4 हमने किया था, आज हम 5 से स्टार्ट करेंगे। बाकी इसके साथ में आपकी अल्टरनेट क्रम में जो आदित्य रंजन सर की जो बुक है साइंस की, वो भी आपकी चलेगी। सामान्य विज्ञान करके है, वो भी अल्टरनेट क्रम में चलती रहेगी और ये भी चलेगी। लेकिन हम जो तो ब्रह्मास्त्र को जल्दी से कवर करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट टाइप दिया है। ठीक है, तो बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। और जो पिछला लेक्चर हमने लिया था तो उसमें से थोड़ा जो पीडीएफ था तो वो ब्लर टाइप था, लेकिन इसमें भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा तो उसमें से भी जो तो पीडीएफ आपका सही दिखेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम अपना ये देखते हैं। और बाकी जो तो आप फीडबैक ज़रूर जो हो तो दिया करिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि लाइक करिए ना करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, उससे हमें पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो देखते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती हैं तो दाईं ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में यह समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है, तो समूह 18 को शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य एक्टिनाइड है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है पहले आवर्त में। अगला क्वेश्चन है चौथे आवर्त में तत्व की परमाणु विज्या सबसे बड़ी होती है, परमाणु त्रिज्या है यहाँ पे। ठीक है, क्या है परमाणु त्रिज्या। तो ये कुछ जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है तो पोटेशियम की, किसकी, पोटेशियम की। अगला क्वेश्चन क्या है एन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या 33 है। नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या, यानी जहाँ पर नाइट्रोजन है उसके जो नीचे जो आ रहे हैं वहाँ पर कौन सा जो हो तो तत्व होगा, तो तीसरे तत्व का कौन सा परमाणु क्रमांक होगा, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, अगला देते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एक बात यहाँ पे समझिए कि जैसे यहाँ पर ऐसे जैसे हमारा यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो यहाँ पे तत्व लिए रखा होगा तो उसी का जो हो तो ये फैमिली होता है, क्योंकि उसके गुण इन नीचे वाले तत्वों के गुणों से मिलते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में समानता है, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से इन तीनों में समानता है। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु है तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा, कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है तो 13 और 31। अगला क्वेश्चन है पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है, रुबीडियम है। अगला क्वेश्चन है आधात्विक आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया, तो आवर्त 1 में जो हो तो धातुओं को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे इस तरीके से जो कॉलम होते हैं उसको आवर्त कहते हैं, और ये जो ऊपर से नीचे की तरह आते हैं तो उनको समूह कहते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे आवर्त 1 में, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और लास्ट में हीलियम देखने को मिलेगा, तो ये दोनों ही जो तो धातु नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखते हैं यहाँ पे लैंथेनाइट श्रेणी की परमाणु संख्या परास में है तो 58 से 71, मतलब 58 से 71। जब आप देखते हैं यहाँ पर कि नीचे 2 लाइन जब आप देखेंगे हमारी आवर्त सारणी, तो नीचे 2 ऐसे लाइन दी हुई हैं सबसे नीचे, और वहाँ पर कुछ जो हो तो तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, वो जो हो तो उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो लैंथेनाइट तो ऊपर वाली लाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पर 58 से 71 तक दिया हुआ। आगे बात करें तो एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होता है तो थर्ड आवर्त में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक सारणी में आवर्त 4 में निष्क्रिय गैस रखी है तो क्रिप्टॉन रखी है। आगे बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिगर्ग रेखाएं अलग करती हैं, तो किसको अलग करती हैं, धातुओं एवं अधातुओं को। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक बार आवर्त सारणी का पूरा एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि आवर्त सारणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने पिछला लेक्चर और ये लेक्चर दोनों देखिए,
इसमें से कितना जो हो तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए हैं। तो आप आवर्त सारणी को यदि आप रेलवे एनटीपीसी ये सारे यदि एग्ज़ाम देना है तो आप इसको पूरी तरीके से रट जाइए, ठीक है, कि दाएं तरफ धातुएं हैं या अधातुएं हैं, बाएं तरफ धातुएं हैं अधातुएं हैं, और जो तो लगभग 30 से 40 जो हो तो तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये सारी चीज़ें जो तो उसमें आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। कुछ फार्मूले जैसे द्रव्यमान बराबर क्या होगा Z+N, ये सारी चीज़ें जो हो तो आपको पता होना चाहिए। समस्थानिक, संभारिक और जो तो समन्यूट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखा है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर ये सारा करवाएंगे तो क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे। तो या तो आप किसी दूसरे टीचर का रेफरेंस ले लीजिए या तो आप बुकों से कवर करिए ये सारी चीज़ें। बाकी क्वेश्चन भर भर के यहाँ से आ रहे हैं, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे अधातुओं से धातुओं को, ठीक है, धातुओं से अधातुओं को अलग करते हैं, जिग-जैग रेखाएं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में पहला तत्व, आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को कहा जाता है लैंथेनाइड। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है एस ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ पे 7वां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, मतलब 7वें आवर्त में 32 तत्व हैं और ये अभी पूरा भरा नहीं है। आगे यहाँ पे बात करें हम अगले क्वेश्चनों की, तो अगला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है तो अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वैज्ञानिकों का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है तो डेमोक्रिटस का जो हो तो योगदान नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे तो 1/4 परमाणु तत्व फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन उस निष्क्रिय गैस का नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है तो हीलियम। पहले आवर्त में कौन सी गैस है जो निष्क्रिय है तो हीलियम है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। देखिए यदि आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं तो 2 से 13 समूहों के बीच में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन की आवर्त होती है तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, केवल ये पूछ रहे हैं कि किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, ठीक है। तो बहुत डिटेल से आपको 30-40 तक के तत्वों को बहुत डिटेल से देखना है कि किस आवर्त किस जो तो वर्ग में उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में इस आवर्त में केवल गैस हैं तो जो तो 1 है, कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में केवल गैसें हैं 1। आगे बात करें यहाँ पे तो आधुनिक आवर्त सारणी में 6 और 7 आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। आगे बात करें यहाँ पे तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं तो 3 में। आगे बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो किसमें आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में तो समूह 1 में, किसमें समूह 1 में। जैसे इस तरीके से जो ऊपर से नीचे के जो बॉक्स हैं तो और ये समूह 1 है तो इसमें से कितने तत्व हैं 7 तत्व हैं। आगे बात करें यहाँ पे हम तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। 18वां जो समूह है उसके जो जिसमें से निष्क्रिय गैसें होती हैं तो उनका क्या होगा आउटर कोर फुलफिल होगा, इसलिए वो निष्क्रिय होते हैं। परमाणु संख्या 37, 19, 3, 55 के समूह में क्षारीय धातुओं के समूह हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को कहा जाता है तो एक्टिनाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 वाले तत्व को रखा जाता है तो समूह 1 में। देखते हैं कैसे। इसका कितना होगा परमाणु क्रमांक 11, और 11 क्या है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को पहले जो तो आवर्त में समूह में रखा जाता है। आगे बात करें यहाँ पे तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है तो ये क्या हो जाएगा 13, और ये किससे संबंधित होगा समूह 13 से संबंधित होगा। आगे बात करें यहाँ पे तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में उपस्थित होगा। आगे बात करें तो एक तत्व 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में, ये कहाँ पर होगा
आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त 4 में उपस्थित होगा। किसमें? आवर्त 4 में। तो देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं इनकी स्थिति को लेकर के। आगे बात करें तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, यह संबंधित है। 16वां समूह कौन सा? 16वां। और आवर्त कौन सा? 3। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दुर्लभ मदा तत्व की विशेषता है उनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला पेज नंबर हमारा जो 6 है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 वाला तत्व एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है, तो 18वें समूह में। अगला क्वेश्चन है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो 8, और इसका अष्टक पूरा है तो ये 18वें में होगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं के एलियम होती हैं। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व पाएंगे तो तीसरे आवर्त में। अगला क्वेश्चन है एक ही समूह में तत्वों के समान हैं कौन से रासायनिक गुण? जो एक समूह होता है, जो ऊपर से नीचे के जो कॉलम होते हैं, तो ऊपर वाले के जो गुण होंगे तो इनके सबके लगभग सेम मिलते हैं। आगे बात करें तो यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो 3 से। अगला क्वेश्चन है दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 है। आगे बात करें तो प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम को छोड़ करके। आगे बात करें तो फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में संयोजी इलेक्ट्रॉन के कोष में उपस्थित होते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है, इसको शामिल किया जाता है तो तृतीय आवर्त के पहले समूह में। आगे बात करें तो आवधिकता शब्द से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है इससे? यह एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति करती है। ठीक है। आगे बात करें तो एकमात्र अधातु जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, तो हाइड्रोजन। आगे बात करें तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, यहाँ पे थोड़ा समझिए, आधुनिक क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया। जो आगे यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पर इस तरफ हमारी धातुएं हैं और इस तरफ अधातुएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा इस जगह सबसे पहला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन रहा है। आगे बात करें तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को एल्युमिनियम तथा फास्फोरस के बीच में रखा गया है। आगे बात करें तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, तो कौन सा है? कैल्शियम। आगे बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो 21। आगे बात करें तो जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है। आगे बात करें तो तत्व की प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, इसका जो तो फुल फॉर्म क्या है CS का। आगे बात करें यहाँ पे तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे मान के चलिए जब हम ऊपर होंगे तो यहाँ पर मान के चलिए किसी तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। लेकिन जब हम और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर मान के चलिए 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि 30 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम यदि इसको पहले कक्षाओं में भरेंगे तो 2, 8, यहाँ पे पहले वाले कक्षा में 2 होंगे, फिर इसमें मान के चलिए 8 हो गए, फिर इसके बाद यहाँ पे 18 हो गए, तो 8, 18, 8, 26, 26, 2, 30, इसमें 3 सेल बन गए। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 हो गए, फिर इसके बाद कितने हो गए? 8 हो गए, तो 10 हो गए, और इसके बाद फिर यहाँ पे 6 हो गए। ठीक है। मान करके चलिए यहाँ पर हमने 12 लिया होता, क्या लिया होता? यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व लिए होते, तो ये तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला लिए होते तो क्या होता? ये 2 ही सब सेल में ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पर जितने कम सब सेल में ख़त्म हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करना है आपको। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम क्या कह रहा है। परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो समूह 16 के निम्न किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं? तो किस तत्व में समूह 16 के
निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ये ओ लिखा है, यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़े यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे दिया है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किस परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने, किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। ठीक है, जितना अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी तो वो मतलब कि जो तो इलेक्ट्रॉनों को उतना ही अधिक आकर्षित कर पा रहा है। ठीक है, आगे देखें तो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है फ्लोरीन की। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है ऑक्सीजन से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक होती है। आगे बात करें तो यहाँ पे एक समूह में के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। आगे बात करें यहाँ पे दूसरे आवर्त में अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। आगे बात करें तो आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता संबंधित है तो बेरिलियम से। आगे बात करें, ये विकर्णता संबंधित मतलब क्या है, एल्युमिनियम इस क्रॉस मतलब इनकी एल्युमिनियम की और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है तो इस तरीके से मैच करती हैं। ठीक है, जैसे मान कर चलिए एल्युमिनियम यहाँ पे है और बेरिलियम यहाँ पे है। ठीक है, यह बेरिलियम जैसे ऊपर होता है, एल्युमिनियम नीचे, तो उस तरीके से इनके जो तो गुण मिलते हैं। आगे बात करें तो हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व तो क्लोरीन है। आगे बात करें यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन और ये जो हो तो क्या है, सब इनको हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है तो परमाणविक आकार। आगे बात करें तो एक तत्व की आयनन ऊर्जा निर्भर करती है तो केंद्रीय प्रभार पर। अगला क्वेश्चन है, तत्व का गलनांक और क्वथनांक उच्च है टंगस्टन का। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। आगे बात करें तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो मरकरी, निकिल, टंगस्टन और एजी सिल्वर। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी प्रतिरोधकता का सही क्रम है, यानी सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी है? सिल्वर की। ठीक है, और यदि जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी वो क्या होगा? विद्युत का उतना ही सुचालक होगा, यानी लाइट उससे उतनी ही अच्छी फ्लो होगी। ठीक है, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा जो हो तो कंडक्टर माना जाता है। आगे बात करें तो पहले समूह में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व है तो यहाँ पे क्या है, ये जो FR लिखा है तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रांसियम। ठीक है, तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व कौन सा है? फ्रांसियम है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे FR लिखा हुआ तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रांसियम। आगे बात करें यहाँ पे तो एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान हमेशा वृद्धि होती है तो किसमें? धात्विक गुण में। धात्विक गुण बढ़ता जाता है, ऊपर जो तो धात्विक गुण कम होता है। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन में देखेंगे तो वहाँ पे धात्विक गुण नहीं है उसमें। आगे बात करें तो उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोष, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यकता होती है तो आयनन ऊर्जा की। जो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। एक समूह में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, इसमें से यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इस तरफ देखते हैं, जो हमारा ऊपर से नीचे जो कॉलम होता है उसे समूह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर जो हमारा एलिमेंट होगा और जो नीचे होगा तो इनके जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में तो वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, ये तो बता रहा है। तो आगे बात करें यहाँ पे तो इसमें सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है इलेक्ट्रॉन सेल। तो इलेक्ट्रॉन सेल में यदि लगातार वृद्धि होगी तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन सेल का मतलब पहले ऊपर वाले जो हो तो एलिमेंट में एक सेल था, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और ये सेल क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं Mn के ऑक्साइड, मैग्नीज के ऑक्साइड
कि अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है? MnO, MnO2, Mn2O7। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो ऑक्सीजन, सल्फर और ये क्या है? Se का। यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसे। Se का फुल फॉर्म क्या है? सेलेनियम है। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला सेलेनियम होगा, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। आगे बात करें यहाँ पे तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में जो ऑर्बिट है p ऑर्बिटल, तो वो क्या है? आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से यदि देखिए समझते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि जैसे मान कर चलिए कोई ऑर्बिट है, जैसे S है, S P और यहाँ पर आपने देखा होगा D और F। ठीक है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आया करते हैं? 2, और P में 6 और D में 10 और F में 14। ठीक है, अब मान करके चलिए कि जैसे हमारा हम P का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका? P का। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ, इस तरीके से यहाँ पर सिंबल रूप से भर करके दिखाया जाता है। अब यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल ये ले लें कि हमारा कोई ऐसा तत्व है जिसमें हम P सब सेल में लास्ट मान के चलिए उसका P सब सेल आ रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये पहले एक तरफ से भरा जाता है, इसको 1 2 3। अब यहाँ पर दूसरी तरफ से ऐसे भरना चालू करेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली रह गया, तो इसकी क्या होगी? स्थिरता बहुत कम होगी, ये जो तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन पता चले कि यदि हमारा तीनों जो हो तो इलेक्ट्रॉन, तीनों तरफ का, तीनों सब सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो तीनों बॉक्स हैं वो एक एक से फिलअप हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये तो पूरा भरा रहेगा तो स्थिर रहेगा, और ये तो आधा भरा रहेगा तो स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। ये तो पूरा भरा रहेगा तो ज़्यादा स्थिर रहेगा, या तो आधा भरा रहेगा तो ज़्यादा स्थिर रहेगा। यदि बीच में रहेगा तो फिर उसमें स्थिरता कम रहेगी और वो अपना स्टैक पूरा करने की कोशिश में लगा रहेगा। आगे यहाँ पे देखते हैं किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है तो परमाणु आकार। अगला क्वेश्चन है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। अगला क्वेश्चन है तत्व में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा हीलियम की है। अगला क्वेश्चन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम है। तो यहाँ पे Ng सोडियम, ये यहाँ पे सोडियम है, क्या है? सोडियम है। तो आगे बात करें यहाँ पे तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात। आगे बात करें यहाँ पे तो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की है। फ्लोरीन से ब्रोमीन तक, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन से क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। यहाँ पे बोलोरीन नहीं है, फ्लोरीन से क्लोरीन होगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण इस तत्व के समान होंगे तो बेरिलियम के। आगे बात करें यहाँ पे तो आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है तो 2। आधुनिक जो आवर्त सारणी है तो उसमें से आवर्त 2 में अधातुओं की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। आगे बात करें यहाँ पे तो एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, वैद्युतीकरण ऋणात्मकता कहते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, आगे बात करें तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व आर्गन है। आगे बात करें यहाँ पे तो प्रथम समूह के इस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा फ्रांसियम की है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में से एक गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है तो परमाणु आकार बढ़ता है। आगे बात करें यहाँ पे तो तत्वों का वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे बात करें यहाँ पे तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण परिवर्तित
होता है। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ठीक है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। यहाँ पे समझते हैं कैसे। यदि हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, कम होगा, यानी इस तरफ अधातुएं हैं और इस तरफ धातुएं हैं। लेकिन यदि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, मतलब इस जगह पे सबसे अधिक और अच्छी धातुएं पाई जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। आगे बात करें यहाँ पे तो किस आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगी तो 11 की। आगे बात करें तो निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो फ्लोरीन की। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बात चलें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि अम्ल क्षार और लवण प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं ज़्यादातर आयन। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल के संबंध में कथन गलत है, तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। आगे बात करें कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं हाइड्रॉक्साइड्स एंड ऑक्सी अम्ल, अनॉक्सी अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि हम धामन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें से लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अगला क्वेश्चन है एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पानी में सांद्र अम्ल डाल देना चाहिए। सांद्र मतलब गाढ़ा और तनु मतलब पतला, ठीक है। तो यहाँ पर यदि किसी गाढ़े पदार्थ को तनु करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है सोना को घोल सकता है कौन, तो एक्वारेजिया में यदि सोना को डाला जाए तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। पानी में घुलने पर यह एसिड कम H+ आयन देता है कौन, तो CH3COOH। तो अगला क्वेश्चन है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को सांद्र लेना है, यानी गाढ़ा, और उनको यदि हम नाइट्रिक अम्ल का 1 के अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक को 3 के अनुपात में लेंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसको एक्वारेजिया बोलते हैं और इसमें से सोना वगैरह घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है यह दुर्लभ अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है तो एसिडिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है, तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम चूना को पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, ऊष्मा को बाहर रिलीज करता है, गर्म हो जाता है उसके आसपास, तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपी। लेकिन जैसे हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, 2 पदार्थों को मिला रहे हैं, तो बाहर से वातावरण से इन्वायरमेंट से जो यदि ऊष्मा ले तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोषी मतलब शोषित करना, अवशोषित करना, ठीक है, इस तरीके से। आगे बात करें तो नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन, सिरका। अगला क्वेश्चन है समान रूप से एक उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया को लिखा जा सकता है क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार, अम्ल और प्लस जब क्षार मिलते हैं, अम्ल और जब क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण यानी नमक बनाते हैं, साल्ट और प्लस जल बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के ले लें तो HCl ये क्या है, अम्ल है, और दूसरी तरफ ले लें NaOH, क्या ले लें, NaOH ये क्या है, क्षार है। तो यदि हम इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl और प्लस यहाँ पर H2O, क्या बनेगा, H2O। तो H2O जल हो गए, NaCl नमक हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे बात करें यहाँ पे तो धातुओं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, NaCl यहाँ पे क्या बोला है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं लवण और हाइड्रोजन
जो तो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यही है जैसे सोडियम की हम क्रिया करेंगे अम्लों के साथ, जैसे HCl के साथ कर दिया हमने, समझते हैं इसको, जैसे सोडियम की अभिक्रिया हमने कर दी किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ यदि हम कर लिए तो यहाँ पर यदि हमने इसके साथ अभिक्रिया कराई तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl और प्लस यहाँ पर H बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अब ये H अकेले तो रह नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 NaCl और फिर H2, तो यहाँ पर ये जो तो गैस निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 बार रिएक्शन करके दिखा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगले PDF लगाते हैं फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि लवण अम्लीय हैं तो कौन से, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है NaCl रासायनिक सूत्र है नमक का। अगला क्वेश्चन है बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नमक का। अगला क्वेश्चन है जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। आगे बात करें यहाँ पे तो साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये वही है जो मैं बार बार आपको रिएक्शन करके बता दिया हूँ। ठीक है, उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है, इसका मतलब इसका जो तो pH मान होता होगा वो कितना होगा, ये क्या है, हल्का सा ये जो तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है तो ये थोड़ा सा क्षारीय है, इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 8 के आसपास होती है। ठीक है, 7 के पास होता तो पूरा न्यूट्रलाइज होता। आगे बात करें तो क्षार नहीं है तो C2H5OH जो तो क्षार नहीं है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है प्रकृति में क्षारीय है तो NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्न से भिन्न है तो Al2O3। जो ये Al2O3 ऐसी जो तो धात्विक ऑक्साइड है जिसकी प्रकृति क्या है, जो क्या इसकी प्रकृति कैसी है, ऐसी प्रकृति है कि जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं लेकिन इसकी प्रकृति क्षारीय नहीं है। ठीक है, ये बताने की कोशिश हो रही है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में कथन सत्य है तो कौन सा विलयन उच्च pH मान वाले क्षारकीय विलयन है। अगला क्वेश्चन है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में परिवर्तन होता है तो क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन है, ये मैं रिएक्शन करवा चुका हूँ पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है इसका उपयोग सामान्यतः सटीक pH को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का। घोल सबसे ज़्यादा अम्लीय है तो घोल सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा जिसका pH मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक विलयन का pH 3 है जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता 1000 गुना घट जाती है। आगे बात करें यहाँ पे तो यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम है तो इसका माना जाएगा कि ये क्या है, एसिड है, क्या है, तेजाब है। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान क्या होता है, 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का pH मान होता है तो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे कि यदि किसी लवण का pH 0 है, यदि किसी लवण का pH 0 है तो वह लवण होता है सशक्त एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह क्या होगा, एसिड, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है,
और यदि एसिड है तो फिर बेस क्या होगा, क्षार क्या होगा, कमजोर ही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, हाइड्रोनिक आयन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह लवण है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यदि पीएच 7 से आगे है तो क्षार, यदि पीएच 7 से कम है तो अम्ल, और जितना अधिक या कम होगा तो उतना ही वो प्रबल होंगे, क्या होंगे, प्रबल होंगे। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक। सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का पीएच मान इंगित करता है दुर्बल अम्ल को, यानी स्ट्रांग जो हो तो एसिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या है, उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है, यह दर्शाता है प्रबल अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यदि नदी के पानी का पीएच 7 से कम हो तो उस पानी के जो हो तो प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है नींबू का रस का पीएच मान 2 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, पीएच पैमाना है। अगला क्वेश्चन है लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है, इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान नीला हरा। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, तो स्टार्च पेपर क्षारक सूचक नहीं है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक गंधीय सूचक है तो लौंग। अगला क्वेश्चन है संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो इयोसिन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है नीला। अगला क्वेश्चन है शुष्क लिटमस पेपर का पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होती है, नीले अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में फीका गुलाब। अगला क्वेश्चन है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता तब इसका रंग होता है बैगनी। अगला क्वेश्चन जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है घ्राण या ऑल फैक्ट्री सूचक कहा जाता है। ऑल फैक्ट्री सूचक मतलब कि नाक से संबंधित, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो यदि और घ्राण मतलब सूंघना, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइडेजिया गुल्म के फूल नीले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन निष्कर्षण किया जाता है लाइकेन से। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग बनेगा, क्या बनेगा, लाल बनेगा। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्षार का रंग होता है फिनाप्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। अब यहाँ पर देखते हैं विभेद के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा विविध में क्वेश्चन हो जाएगा 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस बनी थी, तो यहाँ पर देखते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस बनी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन क्या है सिन्ना बार क्या है, तो पारे का अयस्क है सीने बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम को क्लोरीन के में जलाकर। अगला क्वेश्चन है अभिक्रियाओं की गति पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है पीएच का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोजन की संभाव्यता। अगला क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्या है ये, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है सोल्डर किससे बना होता है, तो टीन और शीशे की मिश्र धातु से। अगला क्वेश्चन है रबर क्या है, एक प्राकृतिक पॉलीमर है। अगला क्या है फलों
के पकने में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो एमिल बर्लिनर ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को किस नाम से जाना जाता है? भारी पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिजली के बल्बों में फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका जो तो गलनांक और क्वथनांक होता है। ठीक है, आगे बात के यहाँ पे तो नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ पाया जाता है? तो डायनामाइट में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लौह की मात्रा कितनी होती है? तो 72%। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? लोहे, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु से। अगला क्वेश्चन है सीरे का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकोटिंग में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो क्रोमियम, तांबा और निकेल। अगला क्वेश्चन है मॉलिएबल आयरन क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन से किन पदार्थों पर प्रभाव पड़ता है? तो पारा और चांदी पर। अगला क्वेश्चन है लोहे का विघटन किन परिस्थितियों में होता है? तो कमरे के तापमान पर, पानी या ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे दिया है, दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? तो एटमोलिसिस द्वारा, जो अणु भार के कारण विभिन्न मिश्रण दरों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है तो फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। अगला क्वेश्चन है पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना का उसमें पाया जाना। अगला क्वेश्चन है COOH का होल्ट है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सफ़ेदी करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने और पानी को नरम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आयरन पाइराइड को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियम किससे निकाला जाता है? तो पिच ब्लेंड से। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों में अंतर कैसे होता है? तो इनकी रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस को कैसे तरल बनाया जा सकता है? दबाव बढ़ाकर और तापमान घटाकर। यदि आप दबाव बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी? संपीड़ित होगी, यानी तरल हो जाएगी। गैस जैसे आप सिलेंडर में भरा जाता है गैस, तो उसको ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तो वो क्या लगता है हमें पानी भरा हुआ। अगला क्वेश्चन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन क्या है? तो एक उपधातु जो सरल रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड को किस नाम से जाना जाता है? तो दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। एल्युमिनियम उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सोडियम सिलिकेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाटर ग्लास के नाम से। अगला क्वेश्चन है सूखी हड्डियों का पारंपरिक उपयोग किसके लिए होता है? तो जिलेटिन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है रबर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो ये क्या हो जाएगा? गन पाउडर नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। चारकोल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आभूषण बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो सोना मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उबले अंडे पर पीले हरे रंग का कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है किस सब्जी में फास्फोरस पाया जाता है? तो प्याज में। अगला क्वेश्चन है सामान्य अवस्था में गैसें कैसी होती हैं? तो विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं? तो धातुएं चमकदार, लचीली और तन्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले मनुष्यों द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को कैसे अलग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मृत कोशिकाओं या जीवाश्माओं की आयु की गणना कैसे की जा सकती है? कार्बन डेटिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है? तो
गामा किरणों का। अगला क्वेश्चन है दूध और पेंट किस प्रकार के इमल्सन है। तो दूध एक प्राकृतिक इमल्सन है जबकि पेंट एक कृत्रिम इमल्सन है। अगला क्वेश्चन है गन्ने को कैसे रसायन पहुंचाया गया जाता है। तो सुक्रोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में टंगस्टन का प्रतीक किस तत्व के लिए है। टंगस्टन के लिए। डब्ल्यू प्रतीक किसके लिए। टंगस्टन के लिए। ऊर्जा के संदर्भ में हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है। तो भविष्य का इंजन। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले रसायनों का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बिटुमेन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध सोना। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक क्या है। तो चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है लेड स्टोरेज बैक्टीरिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे तो बैक्टीरिया को मारने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ठंडा करना। तो यहाँ से हमने 10 पेज नंबर तक ये सारा कवर किया। पहले में हमने 1 से 4 कवर किया था, दूसरे में हमने 5 से 10 पेज नंबर तक हमने कवर किया। बाकी जो हो तो आप लगातार कंटिन्यू देखिए, एंजॉय करिए, फीडबैक जरूर दीजिए। टेलीग्राम में आपको 1 से लेकर के पेज नंबर 1 से लेकर के 10 तक एक बार में जो हो तो दोनों लेक्चरों की PDF आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। ठीक है। हम पूरी जो हो तो PDF एक बार में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो ब्लर हो जाती है। और ये बेहतर है कि आप जितना पढ़ेंगे यूट्यूब में उतना ही जो हो तो आपको PDF जो हो तो देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए PDF से। तो मुझे लगता है कि आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।